जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी विद शशि में। तो हमने जो यूजी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था उसमें हम सबसे पहले यूनिट 7 पढ़ रहे थे, जो कि कहानी है। और उन्हीं कहानियों के क्रम में हम पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं गैंग्रीन और रोज। आज वो कहानी हमें पढ़नी है। तो कहानी शुरू करने से पहले दो चार बातें कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको शॉर्टकट विधि नहीं अपनानी है, आपको डीपली अध्ययन करना होगा, क्योंकि नेट का सिलेबस जो है ना अत्यंत बड़ा और गहरा है। तो उसमें आपको समझ विकसित करनी होगी, क्योंकि ये छोटे मोटे एग्जाम्स नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको मेरे नोट्स पे भरोसा करना होगा, क्योंकि इसका संकलन मैंने 3-4 अलग-अलग किताबों और 3-4 अलग-अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए तथ्यों के साथ किया हुआ है, ताकि आपको एक जगह एक चैनल पे सारा मटेरियल मिले। और चूंकि मेरा भी उद्देश्य है कि ऑलरेडी मैं तो नेट क्वालिफाई हूँ ही, मेरा उद्देश्य ये भी है कि मैं भी आगे चल करके एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में अपनी पहचान बना सकूं। इसलिए मैं ये कार्यक्रम शुरू किया हूं, ताकि इससे मुझे भी फ़ायदा मिले। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप देख रहे हैं ना कि ये हाथ से लिखा हुआ है, मैं चाहता तो इसको टाइप कर सकता था, लेकिन मैं नहीं। मैं अपनी एक अलग छवि आपके समक्ष बनाना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं इस तरह मैंने मटेरियल तैयार किया है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आप अच्छा लगे कंटेंट तो अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह का मैं कंटेंट आपको बनाते रहूँगा। अगले अन्य जो भी यूनिट्स हैं उसके भी आएंगे, प्लस में एक जो पेपर 1 होता है उसके भी आएंगे। तो एक एक करके हम कार्यक्रम शुरू किए हैं, और एक एक करके सारी वीडियो धीरे धीरे आते रहेंगे। पूरा प्रॉपर मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, जिसमें कि जाकर के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। गैंग्रीन जो है, रोज इसको क्या है ना, पहले गैंग्रीन के नाम से आया था, बाद में रोज के नाम से प्रकाशित हुआ था, इसलिए इसके दो दो नाम हैं। तो अब पढ़ेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष जो था वो 1937 है। ये विपथगा नामक कहानी संग्रह में आया था। इसके लेखक जो है ना हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनका पूरा नाम ही पूछ देता है ऑनलाइनर। तो आप याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। गैंग्रीन नाम से और जयदोल नामक कहानी के रूप में संग्रह में पहले प्रकाशित हुआ था। और ये कब लिखे थे? डलहौजी जेल में जब थे, मई 1931 में, तब ये कहानी लिखे थे। जबकि इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1937 में, 6 साल के बाद हुआ था। तो ये अब देखेंगे, ये इसके प्रमुख की पॉइंट्स हो गए। अब हम यहाँ जरा देख लेते हैं कि विपथगा जो कहानी संग्रह है उसमें कौन सी अन्य कहानियां हैं। तो उसमें एक अन्य कहानी के रूप में कौन सा था? विपथगा है, पगोड़ा वृक्ष है, हर श्रृंगार है, हरिति है, रोज है, अकलंक है, दुख और तितलियां हैं, मिलन है, एकांकी तारा है, अमर वल्लरी है, कड़ियां है, शत्रु है। इसका कथा सार आप देख लेंगे। कथा सार क्या है कि मतलब एक दो लाइन में आपको ओवरऑल इस कथा में क्या मिलने वाला है। तो वो चीज़ मैं जानबूझ के आपके पास लेके आता हूँ, ताकि आपको आपके नोट्स में सम्मिलित हो जाए, कि कम समय में आप जान सकें कि इसमें ओवरऑल है क्या। तो कथा सार आप यहाँ से देखेंगे। थोड़ा सा और इसको मैं छोटा कर दूँ। कथा सर क्या है? यह अज्ञेय की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार किसी भी नयापन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध में किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है। देखेंगे, ये केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है, इसीलिए तो इसका शीर्षक का नाम ही रोज है। बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। मैं शैली में लिखी गई संवादात्मक कहानी है। मध्यम वर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है। कहानी में नारी जीवन की विवस्था का चित्रण किया गया है। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार में व्याप्त अकेलेपन की यह कहानी दर्शाती है। जीवन की एकसरता और व्यर्थकता का बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। अब जरा अज्ञेय के बारे में देख लेते हैं, लेखक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था मार्च 1911 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और किस रचना के लिए मिला था? कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला था। 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, आंगन के पार द्वार के लिए मिला, और हरी घास पर क्षण भर, बाबा अहिरी, इत्यलम भग्नदूत, हरि ओ करुणा प्रभामय इनकी प्रमुख कविताएं हैं, रचना है। उपन्यास देखेंगे, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, और ये जो तार सप्तक है ना उसी के संपादक हैं। उसके बाद से दीनमान, विशाल भारत पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया था। ये रहे इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। अब हम शुरू करेंगे ग्रीन कहानी को, और यहाँ से कहानी शुरू होता है। आप देखेंगे ऊपर ही लिखा है, डलहौजी, मई 1934, अज्ञेय। देहरादून में उसने सुनी आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। सॉरी, देहरादून नहीं, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय
और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे बीच में से जगी सी और फिर पूर्वत सी हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और मैंने बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा भीतर पूछकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न करना ठीक नहीं होगा। मैं कमरे के चारों तरफ देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर वह चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और अपने घुटनों के हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं जाते हुए उसके दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया से इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध मुख्य सख्य का ही है रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं। हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी, और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कई कोई 4 वर्ष के बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे उसमें कोई परिवर्तन उसमें आया होगा? यदि आया ही होगा तो क्या क्या यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था कि एक ऐसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे हुई बिछी दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा होकर रोने लगा। मालती ने फिर उसकी ओर देखा, एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ा देर तक वो मौन आकस्मिक ही था, जिससे मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष बाद वो बीते दिन भूल गई, या अब मुझे इस दिन विशेष अंतर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो है, अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। उसने एकाएक चक्कर कहा, यह हूँ प्रश्न सूचक था, इसलिए मैं नहीं कि मालती ने मेरी बात सुन ली थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। फिर मैंने देखा कि उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं से कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने के लिए, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो। वैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग की व्यक्ति एकाएक उठने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चीर विस्मृति में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो जैसे किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानना था। परिचय परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठक में बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, जीवन के बारे में और उस स्थान के बारे में, ऐसे अन्य विषयों पर के बारे में जो पहले से परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह स्वक्षरात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी की हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30-2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी
हिदायतें करने, उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए साथ ही भयंकर गर्मी के कारण वो अपनी फुर्सत के समय भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगे या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह खाया पिया करती है, पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखने लगे। आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से तो खाने पर अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टकर टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती ने कहा, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वो और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर बाद वह चले गए। मालती किवाड़ बंद करके आई है, मेरे पास बैठनी ही थी कि मैंने कहा, अब तो खाना खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में 3 लड़के एकाएक मैं चौंक उठा। मैंने सुना कि मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप एक ही लंबे से थकी हुई सांस से कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न किया हो। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था या सब कुछ? बहुत था। हाँ, बहुत था, भाजी तुम्हें सारी खा ही गया था, वहां कुछ बचा भी होगा, या यूं ही रोग तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी ने विषय की बात करती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आया 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाई थी अभी बढ़ती जा रही है। तो अब देख लेंगे, पहाड़ों के ऊपर घर रहता है तो वहाँ ऐसी स्थिति होती है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन, कहकर मालती क्षण भर के लिए आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता है तो आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक की छुट्टी हुई। कहते हुए मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मेरी सहायता टीटी ने की। फिर एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। जब मैंने अपनी नोटबुक निकाली और पिछले कुछ दिनों से लिखे हुए नोट देखने लगा, तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली, यहाँ कैसे आए, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा, नहीं। अच्छा, अब याद आया, तुम्हें मिलने आया था, और क्या करने? तो 1-2 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। फिर मैं नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया कि मैं तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में जो छाया घिरी हुई है वो अज्ञात रहकर भी मानो मुझे बस में कर रही हो। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे, हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों तरफ देखने लगा, देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा हंस दी और हंसी कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आए कैसे हो, लॉरी में? नहीं, पैदल। इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सारा सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ही ले लूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप हो गई। फिर, तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं भला। और तुम क्या करोगे? मैं बर्तन माज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि अभी कोई बात मुझे नहीं सूझी। थोड़ी देर बाद मालती उठी और चली गई। मैं टीटी को साथ लेकर मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आते हुए बर्तनों में घिसने की खन खन की ध्वनि मिलकर एक विचित्र सा स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा। एकाएक एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी और मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे। इसी का पहल घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजने
वजह वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रहे थे, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर के स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्राम स्वर में कहता है किससे कि मैं अपना अमित शून्य पथ को इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे। जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली तब मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली मेरे मुंह धो के पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया कि पानी नहीं होगा। मैंने अपने हाथों से मुंह पोंछते हुए महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक का करके आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे एक केस आ ही जाता है। नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से सुन रही थी, अब आ गई, बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, ये भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाह काट आते हैं, इसी का नाम अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंस हंस बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे ना। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर सरकारी अस्पताल पर, न परवाह। मैं तो रोज ही रोज ऐसी बातें सुनती हूँ कि अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वरी की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, इधर मत जा। उसे गोद में उठा लिया और चलने और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते होंगे, गर्मी तो बहुत होती है। होने होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे का पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब के नीचे जाएंगे तो चारपाई आने आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने अपने एक पलंग पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर पलंग से उठाकर निकलवा दिए। हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, ये देखेंगे उपयुक्त पक्ति हैं, कौन इसमें लोग हैं, प्रमुख पात्र एक ही साथ मिल गए। महेश्वर, टीटी और मैं दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए कुछ उपयुक्त विषय न पाकर उसमें एक कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप सा हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था, फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी, उन्हें लेकर आंगन में एक और रसोई के छप्पर की ओर चली। तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लपेटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाया और मैंने आंचल में डाल दिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ते हुए जा रही थी। वह नल के पास खड़ी होकर उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया कि बहुत दिनों की बात थी, जब हम स्कूल में पढ़ते हुए थे। तब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद है कि जब मैं कभी भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं खीन मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग के थे। एक दिन पिता ने उससे पुस्तक ला कर दी, कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पन्ने फाड़ 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 कर फेंक देती और अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ, कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं एक प्रश्न पूछूंगा। तब चुप खड़ी रही। पिता ने कहा उद्दत स्वर में, बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर अलग बात है,
इस समय यह सोच रहा था कि वह उद्वंत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? यह तभी मैसूर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। अब अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी का कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और माना नहीं माना। मालती भी उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे हाथ से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की ओर भोजन की एक दूसरे के कुछ कहने और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे, बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग की एक और मोम जामा बिछाकर उस पर लिट गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। बार बार एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वरी से पूछा, आप तो थक गए होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, वह ऊँघ रहे हैं। लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुए धीरे धीरे खाना खा रही थी। मैं इधर उधर खिसक कर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनवरत था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत पर भी चांदनी की चमक थी। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा कि प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा कि दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में भाप उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिससे ग्रहण करने की पर्वत शिशुओं ने चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे। मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी कि अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। धीरे से हिलाकर जता रही थी कि रोज इतने बज जाते हैं। मालती ने यह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और चंद्रमा की चंद्रिका के लिए एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलग जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग के नीचे पड़ा और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट्टू शब्दों को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लगी है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया के गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। फिर देखेंगे वो वक्त पक्ति आ गया, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में एक समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन भीतर ही भीतर एक बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ युक्ति माँ, यह तो हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर भी ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके उनके जीवन पर इससे पहले यौवन में घून की तरह लग गई है। इसका इतना अभिन्न अंग हो गया है कि वे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, लेकिन ये इतनी लंबी पंक्ति एग्जाम में पूछेगा नहीं। फिर आगे क्या है, इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लौट आए। लेट कर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या है, चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रहे पलके उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले एक घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। फिर घंटा ध्वनि की कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए।
एन में क्या 11 बज गए, तो ये रहा। आप देखेंगे रोज कहानी, ठीक है। तो रोज कहानी में आप देख सकते हैं कि कितनी बेकार जीवन है, जीवन के प्रति उदासीनता का अर्थ है, और इसमें जो एकसरता है वो आपको दिखाया गया है। तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, तो आप देख लेंगे। इसका मैंने चर्चा ऊपर कर ही दिया था, तो इस पर आपका दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। फिर आप देखेंगे इसमें क्या है ना, पहला संस्करण जो था 1937 में रोज नाम से प्रकाशित हुआ था। फिर जो इसका 5वां संस्करण है वो गैगरीन नाम से प्रकाशित हुआ था 1990 में। तो इसीलिए इसके दोनों नाम हैं। ये ऊपर चर्चा मैंने कर दिया था, आप भी अपने नोट्स में इसको सम्मिलित कर लीजिएगा। कथा सार देख लेंगे, ओवरऑल आपको मिलने वाला क्या है। तो देखेंगे केंद्रीय वाक्य ऐसा तो बार बार होता है, विडंबना को उजागर करता है, ये मैंने ऊपर चर्चा कर लिया था। पहाड़ी गांव का परिवेश है, तो ये चीज आपको दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। अब एक बार और बात करते हैं जो इसकी प्रमुख पंक्तियां हैं वो। तो प्रमुख पंक्तियों को देख लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बनता है। तो आप देखेंगे, मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो किसी बीती हुई बात को याद करने की, या किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जाग कर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे ही देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर स्मृतियों में मानो मर गया है उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह बल सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। फिर आगे देखते हैं, दोपहर के उस शून्य आंगन में पैर रखते उसे ऐसा जान पड़ा कि मानो किसी सांप की छाया मंडरा रही हो उसके वातावरण में, ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब विवाहिता है और एक बच्चे की माँ भी है। ये सब प्रमुख पंक्तियां हैं, यहाँ से भी देख लेंगे। मैंने देखा उन दिनों आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए मंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की। फिर यहाँ से भी देखेंगे, ये पंक्तियां जो हैं कौन किससे कहा है ये भी पूछता है। यहाँ से देखिए, उनका जीवन बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर पलता चलता है, नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ या स्वयं उगताए हुए हैं, और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वो अपने फुर्सत के समय भी सुस्त ही रहते हैं। महेश्वर के संदर्भ में कहा है, ठीक है। महेश्वर बोले, कुछ हंसकर कुछ खाया पिया करती है, पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। रोज ही ऐसा होता है। ये कौन कहती है? मालती कहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर पे जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे बस में कर रही हैं। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, वैसे हाँ जैसे घर में जैसे मालती। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से आप देख लेंगे, चूंकि देखिए बात क्या है कि जो पंक्ति यहाँ एक तरफ संकलित हैं वो ऊपर जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था या जब लाइन बाई लाइन कहानी को पढ़ रहे थे उस समय मैंने अंडरलाइन कर दिया था, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी देखें तो एक तो पीडीएफ के लिए हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और टेलीग्राम जो चैनल है उस पर, तो वहाँ से आप खुद देख लीजिएगा। अन्यथा क्या है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ भले बोलूँ ना, लेकिन वो चीज़ आपके स्क्रीन पे जरूर लेके आता हूँ, तो आप वीडियो को वहाँ स्किप करें, उसको रोक दें और उस चीज़ को पढ़ लें, अपने नोट्स में शामिल कर लें। क्योंकि आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि कोई भी टीचर, जैसे एक टीचर हजारों बच्चों को पढ़ाता है लेकिन हजारों बच्चे कामयाब नहीं होते, कामयाब कुछ ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन बच्चों का अपना एक दृष्टिकोण होता है, एक पैनी नज़र होती है, और उनका अपना मेहनत होता है। वो चीज़ों को, नोट्स को लेते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। तो उनमें बच्चों का भी अपना होता है, तो ऐसा आपको भी करना है। ये भी देख लेंगे। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। ये मालती कहती है कथावाचक से या लेखक से। अब देखेंगे ये भी देखेंगे, इसको चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। मालती ने कहा था अपने बच्चे को लेकर, टीटी को लेकर के। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। हम मिलेंगे अगली कहानी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।